हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस IQ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये NCERT सार संग्रह जो कॉस्मोस पब्लिकेशन की 15वीं सीरीज महेश कुमार बर्नवाल की जो पुस्तक है उसका ये हम लोग हर एक सब्जेक्ट का कुछ टॉपिक को ले करके हम लोग उसको वीडियो के द्वारा कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों के पास ये पुस्तक नहीं है तो आप लोग ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसमें बहुत सारे जो 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उसको एक जगह संकलित किया गया है और बहुत ही अच्छी पुस्तक को लिखी गई है। तो आप लोग इस पुस्तक को ले सकते हैं और इस वीडियो को आप लोग इफ़ेक्टिवली तरीके से अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। और कान में आप ईयरफोन लगा करके भी इसको सुन सकते हैं। केवल 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। और हाँ, लेकिन एक बात आप लोग ये ध्यान रखिए, केवल इसी बुक को पढ़ लेने से आपका कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला है। क्योंकि इसमें बस एक कुछ लिमिटेड प्रश्न को इसमें दिया गया है। लेकिन और बाकी चूँकि जीएस तो अथाह समुद्र है तो उसके लिए तो आप लोगों को और भी इसके लिए रेफरेंस जो भी किताबें हैं तो उसके लिए आपको तो अलग से किताबें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि इसमें इम्पोर्टेंट जो भी प्रश्न है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सारे चीज़ों को इसमें संकलित किया गया और बहुत ही अच्छी पुस्तक है। आप लोग जा कर के मार्केट से ख़रीद सकते हैं और इस वीडियो को आप लोग देखिए। और हाँ, और इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोज़ को मैंने एपिसोड में करके मतलब अपलोड किया है। जैसे कि आधुनिक भारत का इतिहास को मैंने कर दिया है, मिडीवल इंडियन हिस्ट्री को मैंने किया है, फिर से आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को किया है, बायोलॉजी को किया है, केमिस्ट्री को किया है, फिजिक्स का भी मैंने अपलोड कर दिया है। और फिर अगर आप लोगों को उसको देखना है और देखना चाह रहे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको उन सारे वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। और वहाँ पे टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, उसको आप लोग सब टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो या फिर कोई नोटिफिकेशन ऐसा मैं अपलोड करूँ या कोई भी स्टडी मटेरियल को मैं प्रोवाइड करवाऊँ तो आप लोगों को वहाँ पे मिल जाए और ज़्यादा आप लोगों को परेशानी ना हो। और हाँ, अभी आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चूँकि, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड कर पाऊँ तो आप लोगों के पास में सीधे नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में मिल जाए और आप लोगों को ढूंढना ना पड़े। ठीक है, और अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और चलिए फिर आज के इस सब्जेक्ट में हम लिए हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक से भी बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का ये जो टॉपिक जो है वो है जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या एग्जाम में आते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जैव प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक सब्जेक्ट में। तो पहला है कि अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो जीन प्रौद्योगिकी कहलाती है, जेनेटिक टेक्नोलॉजी कहलाती है। जीनोम का संपूर्ण ज्ञान सर्वप्रथम किस पौधे से प्राप्त हुआ था? तो एरोबडीडोप्सिस नामक पौधे से हुआ था। पैतृकता यानी कि हेरेडिटी सिद्ध करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किया जाता है। जो गुणसूत्र होता है डीएनए डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एवं हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होता है। जो क्रोमोसोम डीएनए एवं हिस्टोन जो होता है वो प्रोटीन से निर्मित होता है। डीएनए परीक्षण की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? तो डॉक्टर एलेक जेफरीज के द्वारा विकसित की गई। भारत के किस वैज्ञानिक ने ट्रांसजेनिक सिल्क वर्म का विकास किया था? तो प्रोफेसर गोपीनाथन ने किया था। 24D किसका उदाहरण है? तो खरपतवार नासी का उदाहरण है। बायोचिप में क्या होता है? तो आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन होता है। राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान यानी कि नेशनल इम्यूनोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। किस वैज्ञानिक को प्रतिरक्षा विज्ञान यानी कि इम्यूनोलॉजी का जनक माना जाता है? तो एडवर्ड जेनर को माना जाता है। भारत का कौन ऐसा एकमात्र शोध संस्थान
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैव तकनीक से संबंधित है। तो सेल्यूलर एवं एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र हैदराबाद। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई के वैज्ञानिकों द्वारा अगस्त 2010 में हरियाणा के करनाल में गरिमा सेकेंड नामक एक क्लोन भैंस विकसित की गई थी। और ये भी बात है कि राष्ट्रीय डेयरी संस्थान जो है वो हरियाणा के करनाल में स्थित है। एक ऐसी जैविक रचना जो एकमात्र जनक माता अथवा पिता से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है, क्या कहलाती है? तो क्लोन कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे कि मनुष्य द्वारा निर्मित अनुवांशिक रूप से अभियंत्रित यानी कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रथम जीवित जीव कौन सा है? तो डॉली उसका नाम है। वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की है जो अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी माना जाता है? तो यूटीएक्स जीन। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मानव जीनोम परियोजना जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण करना। परखनली यानी शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी के जन्म के लिए निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ किया जाता है? तो माता के शरीर के बाहर किया जाता है। वह बच्चा जिसमें डीएनए का अधिकांश भाग उसके माता एवं पिता से तथा कुछ भाग किसी महिला प्रदाता से प्राप्त होता है, क्या कहलाता है? तो 3 पेरेंट बेबी कहलाता है। किस वैज्ञानिक को सुजननिकी यानी सुजननिकी का जनक कहा जाता है? तो फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक द्वारा डीएनए की संरचना द्विहेलिक्स संरचना या कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को पहली बार वर्ष 1953 में प्रस्तुत किया गया था। जीनो ट्रांसप्लांटेशन से तात्पर्य है एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में अंगों का प्रत्यारोपण। अनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से बैगन की एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है जिसका लक्ष्य इसे नाशक जीव सह बनाना है। भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1986 में की गई थी। मानवों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित अत्याधुनिक तकनीक को क्या कहा जाता है? तो डीएनए अंगुली छापन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स के क्षेत्र में कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट याद रखने वाला एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि बीटी बैगन जो होता है, बीटी बैगन महिको यानी कि माहिको महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा बीटी बैगन विकसित किया गया था। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी का एक नया जीव प्रौद्योगिकीय उपागम यानी कि बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच है। तो क्या है? तो एक क्लोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र यानी कि नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। टेरी यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई माइकोराइजा नामक फफूंदी जो जिसको फंगस बोला जाता है, फसलों तथा वृक्षों सहित लगभग सभी प्रकार के पौधों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है कि सुपर राइस किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो डॉक्टर जीएस खुश के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान IRRI मनीला में ये कार्यरत हैं। बीटी कपास के उत्पादन में कौन सा सूक्ष्मजीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से संबंधित है? तो बैसिलस बुरिएंजियसिस नामक जीवाणु। 3 अगस्त 1994 को डॉक्टर वेणुगोपाल के नेतृत्व में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जिसको एम्स के नाम से जाना जाता है, नई दिल्ली में प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी SCNT का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो शारीरिक व आनुवंशिक रूप से क्लोन जीव तैयार करने में। किसी जीव के उसकी पहचान शारीरिक और व्यवहारिक गुणों के आधार पर सत्यापित करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो बायोमेट्रिक्स कहते हैं।
25 नवंबर 2007 को केंद्र सरकार द्वारा सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में देश के पहले स्टेम सेल तकनीक, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी और पुनरुत्पादक औषधि पर चिकित्सकीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी जिला कौन सा है? तो एर्नाकुलम, जो केरल में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत में पोलियो वैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो भारत इम्यूनोलॉजिकल एवं बायोलॉजिकल कोऑपरेशन बुलंदशहर, जो यूपी में है। प्रसव पूर्व एमनियोसेंटिसिस विधि से भ्रूण का लिंग ज्ञात किया जाता है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र यानी कि नेशनल सेल साइंस सेंटर कहाँ स्थित है? तो पुणे, जो महाराष्ट्र में स्थित है। शरीर की उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है? तो उसको बोला जाता है कायिक कोशिकाएं, यानी कि सोमैटिक सेल्स कहा जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में स्थित है। अंगुलियों के निशानों को बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे सूक्ष्म जीव जिनका प्रयोग करके पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्ति कराई जा सकती है क्या कहलाते हैं? तो जैव उर्वरक कहलाते हैं। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी केंद्र यानी कि नेशनल प्लांट बायोटेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। लखनऊ में विश्व का दूसरा तथा एशिया का प्रथम डीएनए बैंक के कहाँ स्थित किया गया है? तो बायोटेक पार्क में किया गया है। इम्पोर्टेंट याद करने वाला एक पॉइंट है कि जब कोई जीन एक या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह स्थिति बहुप्रभाविता यानी कि मल्टीपोलरिटी कहलाती है। मल्टीपोलरिटी कहलाता है। सुनहरे धान में बीटा कैरोटीन निर्माण करने वाले जीन को किस नाम से जाना जाता है? तो पिटूनिया के नाम से जाना जाता है। देश में दो प्रमुख ऊतक संवर्धन पायलट संयंत्र कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे तथा टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में किया गया है। कौन सा जीव पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों एवं अन्य अर्थोपोड्स का नष्ट करता है? तो बैक्लोवायरस करता है। CRISPR-Cas9 प्रौद्योगिकी किस लिए प्रयोग की जाती है? तो जीनोम के कुछ भागों को डीएनए अनुक्रम में निकालने, जोड़ने या बदलने में सक्षम बनाती है। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं? तो यूरी गागरिन वर्ष 1961 मानव युक्त अंतरिक्ष यान से उड़ान भरने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो लूना द्वितीय था। 13 सितंबर वर्ष 1959 में सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर किस यान से गए थे? तो अपोलो 11 से गए थे। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाने वाला प्रथम भारतीय उपग्रह यानी कि फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट का नाम क्या था? तो आर्यभट्ट इसका नाम था। 19 अप्रैल 1975 में। अमेरिका एजेंसी जो है अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की स्थापना कब की गई थी? तो 29 जुलाई 1958 को की गई थी। 2 सितंबर 1971 को मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम मानव निर्मित यान मार्स तृतीय किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो सोवियत संघ के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 2 चंद्रमा के किस भाग पर उतरेगा? तो दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा कहाँ अवस्थित है? तो हासन, जो कर्नाटक में अवस्थित है। मैं आकाश गंगा की नागरिक हूँ, यह कथन किसका है? तो कल्पना चावला का है। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री की है। नासा के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो कैसिनी नाम है। भारतीय मौसमी उपग्रह
मैटसेट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कल्पना प्रथम के नाम से जाना जाता है, जो 12 सितंबर 2002 को प्रक्षेपित किया गया था। वर्ष 1994 में हुए पोखरण नाभिकीय परीक्षण को यानी कि पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट को कौन सा कूट नाम यानी कि कोड नेम दिया गया था? तो स्माइलिंग बुद्धा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा 1984 में गए थे। वर्ष 1980 में श्रीहरिकोटा से भारत में स्वदेश निर्मित पहले उपग्रह रोहिणी प्रथम का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया था? तो SLV-3 यानी कि SLV का फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट देखेंगे कि पोखरण नाभिकीय परीक्षण द्वितीय कब किया गया था? तो 11 मई 1998 को किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे कि मैसेंजर किसका अन्वेषी अंतरिक्ष यान है? तो नासा का। नासा द्वारा प्रक्षेपित मैसेंजर अंतरिक्ष यान किस ग्रह से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भेजा गया? तो बुध। DRDO द्वारा निर्मित मानव वायुयान है? तो रुस्तम प्रथम। नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी रोवर किस ग्रह की जानकारी जुटाने के लिए प्रक्षेपित किया गया है? तो मंगल यानी कि मार्स। स्पुतनिक 14 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ द्वारा निर्मित विश्व का प्रथम सफल प्रक्षेपित उपग्रह था, यानी कि विश्व का प्रथम सफल प्रक्षेपित उपग्रह कौन था? तो स्पुतनिक 14। नासा की जेट प्रणोदन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो कैलिफोर्निया में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1969 में की गई थी। सोवियत संघ की सहायता से भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो बैकोनूर से किया गया था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि VSSC कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। इसरो द्वारा किस प्रक्षेपण यान यानी कि लॉन्चिंग व्हीकल्स को फैट बॉय के नाम दिया गया? तो GSLV-M के तृतीय। मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह का मुख्य उद्देश्य है कर्क एवं मकर रेखा के मध्य के क्षेत्र यानी कि उष्णकटिबंधीय में मेघ निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन। मेगाट्रॉपिक्स जो है वो भारतीय फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त उपग्रह मिशन है, यानी कि ज्वाइंट सैटेलाइट मिशन है। इसे इसरो के PSLV-C18 रॉकेट द्वारा 12 अक्टूबर 2011 को प्रक्षेपित किया गया था। MOM का पूर्ण रूप क्या है? तो मार्स ऑर्बिटर मिशन। चंद्रयान 2 को किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो GSLV Mark 3। वेलेंटीना तेरेस्कोवा वर्ष 1963 अंतरिक्ष में जाने वाली पहली विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत के द्वारा स्थापित प्रथम बहुतरंग दैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला यानी कि मल्टी वेव लेंथ स्पेस टेलीस्कोप कौन सी है? तो एस्ट्रोसेट है। एस्ट्रोसेट को किस टेलीस्कोप का लघु संस्करण कहा जाता है? तो नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप का। नेक्स्ट है कि नासा द्वारा किस अंतरिक्ष पिंड के अध्ययन के लिए न्यू होराइजन्स नामक अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया गया था? तो प्लूटो। गोल्डीलॉक्स जोन क्या है? तो बाह्य अंतरिक्ष में वह क्षेत्र जहां पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज की संभावना है। विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान के जो उपग्रह हैं उनका यहाँ पे नाम दिया हुआ है, जैसे स्वयं जो है वो स्वयं है, जुगनू है, यूथसेट है, अनुसेट है, सत्यभामा सेट है, SRM सेट है, स्टूडसेट है। भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह कौन सा है? तो एप्पल। प्रक्षेपण वर्ष 1981 में किया गया था। चंद्रयान प्रथम जो सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने में भारत का कौन सा स्थान है? तो 6वां। आई इन द स्काई के नाम से कौन सा उपग्रह प्रसिद्ध है? तो कार्टोसैट उपग्रह। मंगलयान किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो PSLV-25। संख्या की दृष्टि से भारत मंगलयान को सफलतापूर्वक भेजने वाला कौन सा राष्ट्र है? तो चौथा राष्ट्र है। निकट भविष्य के कुछ प्रमुख मंगल मिशन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि मंगलयान 2 जो है संभावित
प्रक्षेपण वर्ष है 2022-23 में छोड़ा जाएगा इसको। ये ऑर्बिटर टाइप का है और इसको कौन छोड़ेगा, तो इसरो छोड़ेगा, यानी कि 2022-23 में छोड़ेगा। अमीरात मंगल मिशन जो 2020 में इसका संभावित इसका प्रक्षेपण वर्ष है। इसका प्रकार ये भी ऑर्बिटर है और ये देश जो है यूएई है। मार्च 2020 जो है 2020 में इसको छोड़ेगा। प्रकार जो है वो रोवर है और इसको छोड़ने वाला कौन है, तो ये नासा मतलब यूएसए का, ठीक है। एक्सो मार्स जो है वो 2020 में इसको प्रक्षेपित किया जाएगा और इसमें रोवर लगा रहेगा। तो ये कौन सा देश, कौन सा एजेंसी छोड़ रहा है, तो ईएसए छोड़ रहा है। 2020 जो है वो चीनी मंगल मिशन भी है, 2020 में छोड़ेगा। ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर इसमें दोनों होगा। ये सीएनएसए यानी कि चाइना का जो स्पेस एजेंसी है वो इसको छोड़ने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रोसेटा नामक अंतरिक्ष यान विश्व की किस अंतरिक्ष एजेंसी के से संबंधित है, तो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। भारत का प्रथम रक्षा उपग्रह किसे माना जाता है, तो टीईएस यानी कि टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट को माना जाता है। मंगल ग्रह के उल्का पिंड का एक टुकड़ा अंटार्कटिका से प्राप्त हुआ, इसका नाम क्या है, तो ALH 84001 है। भुवन क्या है, BHUVAN क्या है, तो इसरो द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर है। बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो एलेक्सी लियोनोव था, जो 18 मार्च 1995। नेक्स्ट है कि नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, तो पासाडेना कैलिफोर्निया में स्थित है। इसरो का पहला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उष्मायन केंद्र जो है STIC कहाँ स्थित स्थापित किया गया है, तो अगरतला त्रिपुरा में इसको स्थापित किया गया है और त्रिपुरा की राजधानी वहीं अगरतला है। थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो थुम्बा चुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। हबल स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो नासा एवं यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया था। चीन की नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या है, तो बेयूडी है। सोवियत कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सा है, तो आर्यभट्ट 1975 है। भारत में कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटेरियम की स्थापना कहाँ की गई है, तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में की गई है। वर्तमान में विश्व के कितने देशों ने अपने चंद्रमा मिशन भेजे हैं, तो अमेरिका, रूस, जापान, चीन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी तथा भारत। भारतीय अंतरिक्ष अभियान का जनक, फादर ऑफ इंडियन स्पेस मिशन को किसे माना जाता है, तो विक्रम साराभाई को माना जाता है। GSLV मार्क द्वितीय को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो नॉटी बॉय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के सहयोग से बराक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन विकसित की है, तो इजराइल के सहयोग से। 19 जून 1981 को प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल प्रक्षेपित किया गया था। यहाँ पे देखते हैं कि अंतरिक्ष यान जो है और वर्ष है और विशेष तथ्य, मतलब अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष कार्यक्रम जो था वो कौन कौन सा था। जैसे स्पुतनिक जो था वो 4/10/1957 को छोड़ा गया था। यह पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह था। स्पुतनिक द्वितीय ये 3/11/1957 को छोड़ा गया था। यह अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते यानी कि जिसका नाम लाइका था को ले जाने वाला पहला उपग्रह था। स्कोर यानी कि 18/12/1958 को छोड़ा गया था। यह अंतरिक्ष स्थापित करने वाला पहला संचार उपग्रह था। नेक्स्ट है कि लूना 3 जो है वो 4/10/1959 को छोड़ा गया था। यह प्रथम अंतरिक्ष यान था जिसने पृथ्वी में दिखाई न देने वाली चंद्रमा की सतह के चित्र भेजे थे। वोस्टॉक फर्स्ट जो था वो 12/4/1961 को छोड़ा गया था। पूर्व सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने अप्रैल 1961 में पृथ्वी का परिक्रमा की थी। यह मानव द्वारा की गई पहली अंतरिक्ष यात्रा थी। उसके बाद वोस्टॉक 6 जो था वो 4/12/1963 में वैलेंटाइना टेरेस्कोवा यानी कि पूर्व सोवियत संघ प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी इसमें। इंटेल सेट जो था वो 6/4/1965 को छोड़ा गया था, मतलब प्रक्षेपित किया गया था। व्यावसायिक उद्देश्य कमर्शियल उद्देश्य से प्रक्षेपित प्रथम संचार उपग्रह था।
वेनेरा 7 यानी कि 16/11/1965 को छोड़ा गया था। किसी अन्य ग्रह शुक्र पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। लूना 9 21/10/1968 को छोड़ा गया था और चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। सोयूज 4 जो था वो 14/11/1969 को प्रक्षेपित किया गया था और प्रथम स्थापित प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र था ये। ठीक है, उसके बाद से अपोलो 11 की बात करें तो 16/7/1969 को छोड़ा गया था। यह चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। मार्स अगर द्वितीय की बात करें तो 19/5/1971 को यह प्रक्षेपित किया गया था। मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। अब कुछ देखते हैं यहाँ पे अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयाँ। जैसे अंतरिक्ष केंद्र विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो VSSC, ये कहाँ पे है तो तिरुवनंतपुरम केरल में है। इसका उद्देश्य क्या है तो संकट जो है संकट नहीं है, रॉकेट अनुसंधान एवं प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाओं, प्रक्षेपण यान SLV-3, SLV, PSLV एवं GSLV इसी केंद्र से विकसित किए गए हैं। इसरो उपग्रह केंद्र ISAC जो बेंगलुरु कर्नाटका में है, उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण संबंधी कार्य करता है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SAC जो अहमदाबाद गुजरात में है, दूरसंचार और टेलीविजन में उपग्रह का प्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट है कि सार केंद्र यानी कि SHAR जो इसका प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, मतलब इसका स्थान श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण तथा प्रणोदक प्रसंस्करण। द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र यानी LPSC, ये इसका स्थान जो है तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इस केंद्र की प्रमुख शाखाएं हैं। इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों तथा उसमें द्रव ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रण प्रणालियों से संबंधित है। इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रक नेटवर्क यानी कि ISTRAC, बेंगलुरु में इसका स्थान है, मुख्यालय है और भूकेंद्र श्रीहरिकोटा है। तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर, मॉरिशस, इन केंद्रों में इसरो के प्रमुख प्रक्षेपण यानों की निगरानी की जाती है। इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई IISO तिरुवनंतपुरम केरल में इसका स्थान है। प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों की जड़त्व प्रणाली का विकास करना इसका मतलब विशेषता है। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी NRSA हैदराबाद एवं प्रमुख केंद्र बालानगर है। उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान कराना इसका ही उद्देश्य है। इसरो ने अब तक 319 यानी कि 319 विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं बहुत शीघ्र ही नेक्स्ट एपिसोड के साथ। आपने अगर इस चैनल के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा और वहाँ पे पिछले बहुत सारे वीडियोज का भी लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ से भी जा कर के आप लोग और भी सब्जेक्ट का वीडियो को आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ही ज्वाइन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं या अपलोड करूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।